हम्म। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, व्हाट आर द बेनिफिट एंड व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ सेफ्टी। सेफ्टी के क्या ऑब्जेक्टिव्स है? ऑब्जेक्टिव मतलब क्या होता है? उद्देश्य, क्या मकसद है, क्या लक्ष्य है, क्या हमारा ऑब्जेक्टिव है। सेफ्टी के ऑब्जेक्टिव्स क्या है और बेनिफिट क्या है। मान लो कहीं भी हम सेफ्टी को फॉलो करते हैं या सेफ्टी को पूरा फुल इम्प्लीमेंट करते हैं, सेफ्टी के साथ कहीं काम करवाते हैं, तो हमको सेफ्टी से क्या फायदा मिलने वाला है, ये सारा चीज हमको पढ़ने वाले हैं। पिछले क्लास में हम लोग जाने थे कि सेफ्टी नहीं होने से क्या दिक्कत है। एक्सीडेंट होने से बहुत सारा दिक्कत हो जाता है कंपनीज को। दिक्कत क्या होता है कि बहुत सारे लीगल फाइन हो जाते हैं, बहुत सारा जो है ना कंपनी के ऊपर केसेस बन जाते हैं, प्लस कॉम्पेंसेशन एक ह्यूज अमाउंट देना पड़ता है। मार्केट में रेपुटेशन खराब हो जाता है, फिर आगे कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलेगा कंपनी को। हर तरीके से क्या है, नेगेटिव चीज आ जाता है। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं कि अगर हम सेफ्टी अगर अप्लाई करते हैं तो ये सारे नेगेटिव चीज से हमको क्या मिलता है, छुटकारा मिल जाता है, सारी चीज से छुटकारा मिल जाता है। तो व्हाट आर द बेनिफिट ऑब्जेक्टिव सबसे पहले पढ़ने वाले हम कि व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव एंड बेनिफिट ऑफ सेफ्टी। द नंबर वन पॉइंट इज रिड्यूस वर्क प्लेस इंजरी एंड इलनेस। अगर हम सेफ्टी को फॉलो करेंगे, सेफ्टी के साथ कहीं काम करते हैं, तो हमारा वर्क प्लेस इंजरी क्या होता है? काम पर जो हमको चोट घाट लगता है, काम करने के दौरान किसी को जो चोट घाट लगता है वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा, कम हो जाएगा, और कभी कभी ये जीरो भी हो जाता है। अगर इसका मतलब क्या हो, जो आदमी सेफ्टी के साथ काम करेगा उसका एक्सीडेंट नहीं होगा। एक्सीडेंट मतलब क्या, उसको किसी किस्म का इंजरी नहीं होगा, किसी किस्म को चोट नहीं लगेगा। तो ये पहला बेनिफिट, ये बेनिफिट है। ये कंपनी के लिए भी बेनिफिशियल है और वर्कर के लिए भी बेनिफिशियल है, यानी कि दोनों को फायदा हो रहा। रिड्यूस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमारा बढ़िया बन जाए, घट जाता है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन क्या होता है? मान लो कि आप जो है ना एक बैग बनाते हो, स्कूल वाला बैग, उसका आपका एक कारखाना है, ठीक है। बैग बनाने के कारखाना है। आपको बैग बनाने का समझो कि आप जो है ना 2000 पीस बनाते हो, और 2000 पीस बनाने का जो आपका लागत आता है वो समझो कि 10,000 रुपये आ रहा है। 2000 पीस बनाने का लागत क्या आ रहा है, 10,000 आ रहा है। अगर आपका कोई वर्कर उसमें बीमार पड़ जाता है, कोई बीमार किसी को चोट लग जाता है, या फिर बैग बनाने के दौरान उसका पैर हाथ कहीं कट जाता है, तो आप उसको मेडिकल ट्रीटमेंट कराने जाते हो, तो आपको 5,000 रुपये और खर्चा पड़ जाता है। तो आपका हो गया आपका 10,000 प्लस 5,000, आपका जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, जो प्रोडक्शन जो आपका कॉस्ट है, यानी कि जो बैग बनाने का जो लागत है वो 15,000 रुपये हो जाता है, तो 5,000 रुपये बढ़ गया ना आपका। तो उसी तरीके से अगर हम कंपनी के अंदर सोचो, उतना बड़ा कंपनी है, उस कंपनी के अंदर में किसी किस्म का एक्सीडेंट होता है, किसी किस्म को चोट घाट लगता है, तो कंपनी को यहाँ क्या करना पड़ेगा, उस आदमी का इलाज कराना पड़ेगा, हॉस्पिटलाइजेशन का पैसा देना पड़ेगा, उसका जो है ना मेडिकल ट्रीटमेंट कराना पड़ेगा, कॉम्पेंसेशन अमाउंट देना पड़ेगा अगर किसी मेजर एक्सीडेंट हो जाता है तो, प्लस उसके घर वालों को खर्चा देना पड़ेगा। उसको जितना दिन बैठा हुआ रहेगा, जितना दिन काम नहीं करेगा, उतना दिन का सैलरी देना पड़ेगा। और क्या करना होगा, फाइन देना पड़ेगा, पेनल्टी देना पड़ेगा। तो कंपनी का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है, बहुत ज्यादा हाई हो जा रहा है। इसीलिए अगर एक्सीडेंट अगर रोक देता है किसी कंपनी में, अगर एक्सीडेंट नहीं होता है, तो उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, यानी कम हो जाएगा। इंक्रीज कॉन्फिडेंस एंड मोरल, कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ जाएगा, जो वर्कर उसके अंदर काम कर रहा है कंपनी के अंदर, उसका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा। इसलिए बढ़ जाएगा कि देखेगा कि कंपनी में कोई एक्सीडेंट नहीं होता है, कंपनी जो है ना अपने एम्प्लॉय का अच्छा ख्याल रखती है, और जो भी काम करने वाला एम्प्लॉय है सब के सब हैप्पी है, तो उसका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, अब मोरल, यानी कि अंदर से भी उसके अंदर क्या हो जाएगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, प्लस उसका जो मोरल है, मोरल क्या होता है, हर आदमी का जो है, जो जो उसका जो है ना इंसानियत होता है, ठीक है, इंसान के अंदर जो इंसानियत होता है और उसका जो होता है वो सारा चीज क्या होता है, डेवलप हो जाता है, बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि देख रहा है कि हमको कंपनी जब इतना ख्याल रखता है, कंपनी हमारा जो है ना किसी किस्म का हमको चोट घाट रखने से बचाता है, हमको सारा फैसिलिटी देता है और हमारा हर चीज का ख्याल रखता है, तो हम क्यों क्यों नहीं कंपनी के लिए और अच्छे से अच्छा काम करें। कंपनी के लिए क्यों नहीं हम और अच्छा काम करें, ताकि कंपनी को भी प्रोडक्शन हो, तो उसका क्या हो जाएगा, मोरल बढ़ जाता है और कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाता है। प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाता है, इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी। जब कंपनी के अंदर एम्प्लॉय जो है ना, काम करने वाले वर्कर हैं, एम्प्लॉय है, हेल्दी रहेंगे और फिट रहेंगे, और जो है ना हर किसी किस्म के एक्सीडेंट से फ्री रहेंगे, तो क्या हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा काम करके दे कंपनी को दे पाएंगे, ज्यादा से ज्यादा कंपनी का काम करके दे पाएंगे, तो ज्यादा से ज्यादा कंपनी को काम करके देंगे, यानी कि प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, कंपनी का बढ़ जाएगा। एब्सेंटीज में डिक्रीज हो जाएगा, डिक्रीज एब्सेंटीज, चोट घाट लगने की वजह से, इंजरी होने की वजह से, एक्सीडेंट होने की वजह से एम्प्लॉय क्या हो जाते हैं, एब्सेंट हो जाते हैं, बीमार होने की वजह से एब्सेंट नहीं हो जाते। जब एम्प्लॉय एब्सेंट होता है, तो एब्सेंट होने की वजह से क्या होता है, कंपनी का प्रोडक्शन लॉस होता है। जैसे कि कहीं पे 100 मजदूर काम कर रहे हैं, उसमें 10 मजदूर आज काम करने नहीं गया, तो 10 मजदूर जो काम करने नहीं गया उसका काम तो थोड़ा पेंडिंग रह गया, तो उसका काम पेंडिंग रह गया, नहीं, उस दिन का प्रोडक्शन थोड़ा कम हो गया। तो इसकी वजह से क्या होता है,
जब एम्प्लॉय एब्सेंट होता है, जब एब्सेंट होता है तो कंपनी का प्रोडक्शन कम हो जाता है। तो इसकी वजह से हमारा क्या हो गया, एब्सेंटीज्म घट जाएगा। जब एब्सेंटीज्म घटेगा तो हमारा प्रोडक्शन बढ़ेगा। इंप्रूव द इंश्योरेंस लाइबिलिटी। इंश्योरेंस लाइबिलिटी मतलब क्या होता है, लाइबिलिटी मतलब होता है उधार। इंश्योरेंस क्या है, आप कहीं से इंश्योरेंस परचेज करते हो तो क्या है, इंश्योरेंस एक उधार है। तो ये क्या होता है, अगर आप कंपनी में कोई एक्सीडेंट नहीं होता है, किसी किस्म का एक्सीडेंट एक्सीडेंट नहीं होता है और सारा चीज अच्छा से चल रहा, तो ज्यादा ज्यादा उस कंपनी को इंश्योरेंस मिलता है, ज्यादा ज्यादा कंपनी का इंश्योरेंस मिलता है। अगर एक्सीडेंट ज्यादा ज्यादा होने लगेगा तो इंश्योरेंस वाला कंपनी क्या करेगा, उसको इंश्योरेंस देने से मना कर देगा कि देखो तुमको इंश्योरेंस देते हैं, तुम्हारे कंपनी में एक्सीडेंट ज्यादा होता है, हमको लॉस ज्यादा हो रहा है, क्योंकि इंश्योरेंस जो है ना आपने पूरा प्रीमियम भरा नहीं है और हमको पैसा देना पड़ रहा है आपको। तो इंश्योरेंस वाले क्या करेंगे, इंश्योरेंस लायबिलिटी घटा देंगे, उसको कम से कम इंश्योरेंस देंगे या फिर इंश्योरेंस नहीं देंगे। तो आपका इंश्योरेंस क्या होता है, बढ़ जाता है, इंश्योरेंस लायबिलिटी बढ़ जाता है। पॉजिटिव रिस्पॉन्स फ्रॉम कस्टमर। जी भी, जिस ऑर्गेनाइजेशन का हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर अच्छा है, जिस ऑर्गेनाइजेशन में हमारा सेफ्टी को सीरियस माना जाता है और उसके एम्प्लॉय का किसी एक्सीडेंट नहीं होता है, अच्छा से काम करने वाले लोग हैं और उस कंपनी में सारे एम्प्लॉय हैप्पी है, तो कस्टमर भी उसके लिए क्या करता है, अच्छा रिस्पॉन्स देता है, पॉजिटिव रिस्पॉन्स देता है, यानी कि उसके प्रोडक्ट को ज्यादा ज्यादा लोग परचेज करते हैं, ज्यादा ज्यादा लोग उसको खरीदते हैं। और क्या होता है, और उसका ज्यादा ज्यादा एडवर्टीजमेंट होता है, ज्यादा प्रोडक्शन होता है, ज्यादा सेल होता है, सब चीज में उसको क्या बेनिफिट मिलता है। और जिस कंपनी का जो है ना एक्सीडेंट ज्यादा होता है, जिस कंपनी में नेगेटिव चीज ज्यादा होता है, लोग उसको जो है ना लेकर के अच्छा नहीं समझते हैं, उस कंपनी का प्रोडक्ट भी खरीदना पसंद नहीं करते हैं। आप ही देख लो, आप किसी कंपनी को, अगर आपके माइंड में उस कंपनी के लिए बुरा है, आप उसके लिए बुरा सोचते हो, अगर आप उस कंपनी को जो है ना अच्छा नहीं मानते हो, तो उसका प्रोडक्ट आप नहीं खरीदते हो। इसलिए कंपनी का पॉजिटिव वैल्यू होना जरूरी है मार्केट में, जितना पॉजिटिव वैल्यू ज्यादा होगा उतना ज्यादा उसका प्रोडक्ट बिकेगा। डेमोन्स्ट्रेट ड्यू डिलीजेंस। डेमोन्स्ट्रेट ड्यू डिलीजेंस मतलब क्या होता है, डेमोन्स्ट्रेट क्या होता है कि ड्यू डिलीजेंस, जो काम बाकी रहता है, समझे, जैसे ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि बहुत सारा काम क्या करता है, दूसरों को डिलीजेंस करते हैं, दूसरों को पास कर दिया जाता है, ठीक है। जैसे क्या होता है कि आप अपने अंदर एक एम्प्लॉय को रखे हो, अपने अंदर एक एम्प्लॉय को अपने हेल्प करने के लिए रखे हो, तो क्या करोगे, अपना ज्यादा से ज्यादा काम उसको दे दोगे, जिससे क्या होगा, आपका वर्क बर्डन कम हो जाएगा, इसलिए आपको कम से कम काम करना पड़ेगा, क्योंकि आपके साथ हाथ बटाने वाला हो गया। तो आपका जो ऊपर से लेकर के नीचे से, कंपनी के अंदर ऊपर से लेकर के नीचे तक जो स्टाफ होता है, उसका एक चैन बना होता है कि ऊपर वाले नीचे वाले को टास्क देते हैं, नीचे वाले उसके नीचे वाले को टास्क देते हैं, इस तरह से काम दूसरे को डिस्ट्रीब्यूट किया था। तो जो हमारा डेमोन्स्ट्रेट, जो हमारा काम जो होता है, जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन जो काम होता है, वो और ज्यादा स्मूथ हो जाता है, और ज्यादा आसान हो जाता है, और अच्छी तरीके से काम होता है, ये हमारा बहुत बड़ा बेनिफिट है। नहीं तो अगर इस तरह से क्या होगा कि हमारा एडमिनिस्ट्रेशन क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा, लोग दूसरे का काम ऑर्डर को मानेंगे नहीं और काम को करेंगे नहीं, इसलिए हमारा हेल्थ एंड सेफ्टी को अच्छा बना करके कंपनी के अंदर रखना पड़ता है। रेगुलेटरी कॉम्प्लाइंस। रेगुलेटरी कॉम्प्लाइंस क्या होता है, देखो, हर कंपनी में कुछ ना कुछ कॉम्प्लाइंस होता है, कुछ कुछ कानून होता है, कुछ कुछ रूल्स होता है, ठीक है। कुछ रिक्वायरमेंट होता है गवर्नमेंट की तरफ से कि आपको कंपनी के अंदर जो है ना वर्कर के हेल्थ एंड सेफ्टी को प्रमोट करना होगा, वर्कर को हेल्थ एंड सेफ्टी का ट्रेनिंग देना होगा, वर्कर का हेल्थ एंड सेफ्टी का ख्याल रखना होगा, उसको अच्छा पानी मिलना चाहिए पीने के लिए, उसको रेस्ट शेल्टर क्लियर मिलना चाहिए, हाइजीन मेंटेन करना होगा, वर्कर को टाइम अच्छा फूड मिलना चाहिए। इस तरीके से रेगुलेटरी कंप्लाइंस वगैरह होते हैं जो कंपनी को प्रोवाइड करना पड़ता है। अगर वो जो है ना कंपनी हेल्थ एंड सेफ्टी को अगर अच्छा परफॉर्म करता है, अच्छा रखता है, तो क्या होगा, रेगुलेटरी जो कंप्लाइंस है उसकी तरफ से कोई नोटिस नहीं आएगा, उसकी तरफ से कोई नोटिस नहीं आएगा कि अपना हेल्थ एंड सेफ्टी को ठीक करो। वो लोग क्या करेंगे, इसको किसी किस्म का नोटिस नहीं भेजेंगे, किसी किसी लीगल लीगल प्रोसीजर में फंसेगा नहीं, और क्या करेगा, ये अपना बिजनेस को स्मूथली रन कर पाएगा, अच्छा तरीके से अपने बिजनेस को डेवलप कर पाएगा। बेटर रिलेशनशिप बिटवीन द यूनियन एंड मैनेजमेंट। यूनियन कौन है और मैनेजमेंट कौन है, कंपनी का जो कंपनी को जो चलाने वाला होता है, जो कंपनी को जो चलाने वाला होता है वो मैनेजमेंट होता है, जो कंपनी का जो है ना प्लानिंग करता है, ऑर्गेनाइजिंग करता है, शेड्यूल करता है, टास्क डिस्ट्रीब्यूशन करता है, कंपनी के बिहाफ में परचेज करता है, सेल करता है, ओवरऑल सारा बिजनेस को चलाता है। जैसे आपका एक बड़ा शॉप हो, ठीक है, आपका एक बड़ा शॉप है, आप जो है ना उसके अंदर जो है ना 20 एम्प्लॉय रखे हैं, तो 20 एम्प्लॉय में सबका अलग अलग डिपार्टमेंट है। एक क्या हो गया, एक हो गया कि जो सेल्समैन है, सेल्समैन वाला क्या करता है, उसका दिन भर काम है कि जो भी कस्टमर आएगा उसको प्रोडक्ट को बेचना, उसका काम सेल्समैन का काम ही पूरा सेल्स करना है। उसके बाद आपने रखा मैनेजर रखा है, उसके अंदर टीम रखा हुआ, तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग बिजनेस को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, बिजनेस को बढ़ाते हैं, बिजनेस को चलाते हैं, और बिजनेस को पूरा देखभाल करते हैं, क्योंकि ये मैनेजमेंट लेवल, तो कंपनी के अंदर जो मैनेजमेंट होता है, ये लोग क्या करता है, बिजनेस को पूरा कंपनी को चलाने वाले यही लोग होते हैं कि कौन सा ऑर्डर कहाँ से आएगा,
कौन लाएगा, कैसे होगा, काम कैसे होगा, उसको शेड्यूल कैसे होगा, सारा चीज करने वाले कौन होते हैं? मैनेजमेंट। यानी कि काम करने के लिए जो भी चीज जरूरत होती है वो सब चीज प्रोवाइड करने करने वाले मैनेजमेंट होते हैं। तो ये मैनेजमेंट हो गया। और यूनियन क्या हो गया? वर्कर का जो लीडर होता है, वर्कर के क्या होता है? लीडर होता है। वर्कर का अपना एक यूनियन होता है जिसमें बहुत सारे वर्कर जो है ना जमा होते हैं और अपना एक लीडर बनाते हैं। जो लीडर बोलेगा वो सारे लोग मानेंगे। क्या होता है? इसको बोलते हैं यूनियन। अगर किसी वर्कर के साथ कुछ खराब होता है, किसी वर्कर को जो है ना किसी वर्कर को से कुछ बुरा भला बुरा रहता है, तो क्या होता है? उसको ये बात उसके तक नहीं रहता, बहुत दूर फैल जाता है। एक मिनट थोड़ा रुक जाओ। तो हमारा क्या होता है? कंपनी के अंदर जो बेटर रिलेशनशिप, जो वर्कर का जो यूनियन है, जो वर्कर का जो ग्रुप है जिसमें बहुत सारे वर्कर जो है, वो लोग क्या करते हैं? अपना एक यूनियन बनाते हैं। क्यों यूनियन बनाते हैं? अपने हक के डिमांड के लिए, अपना हक को मांगने के लिए। क्योंकि अगर कोई वर्कर कंपनी के अंदर काम कर रहा है, ठीक है, अगर उसका हक मारा जा रहा है, मतलब कि उसका जो राइट्स है वो उसको नहीं दिए जा रहे हैं, जैसे किसी वर्कर का जो है ना, कोई वर्कर का सैलरी काट लिया जा रहा है, किसी वर्कर को जो है ना कोई चोट घाट लगता है उसका इलाज नहीं कराया जा रहा है, कोई वर्कर है उसको जो है ना बहुत टाइम से सैलरी नहीं मिला है, किसी को कॉम्पेंसेशन नहीं मिल रहा है, तो ये लोग कैसे कैसे अपना डिमांड करेंगे? वो लोग अपना एक ग्रुप बनाएंगे, अपना एक ग्रुप बनाएंगे और उसका एक लीडर चुनेंगे। इसको बोलते हैं वर्कर यूनियन। तो वर्कर यूनियन क्या करता है? वर्कर यूनियन वर्कर की तरफ से मैनेजमेंट के साथ फाइट करता है कि इसको ये चीज दो, नहीं तो हम ये काम नहीं करने देंगे। देखते हैं ना कि कंपनी में क्या होता है? हड़ताल हो जाता है। ऐसे क्या होता है? हर जगह हड़ताल होता है, बैंक में भी हड़ताल होता है। कर्मचारी क्या करते हैं? कर्मचारी जो काम करने वाले लोग हैं वो अपना यूनियन बना लेते हैं और सरकार के साथ में अपना डिमांड रखते हैं, नहीं तो हम काम नहीं करेंगे। तो यूनियन, अगर जो हमारा वर्कर का यूनियन जो है ना, अगर अगर हमारा अगर हड़ताल पे आ जाए, वर्कर का यूनियन काम करने से इनकार कर दे, तो कंपनी को तो पूरा लॉस हो जाएगा। क्योंकि वर्कर काम ही नहीं करेगा तो प्रोडक्शन कहाँ से होगा? प्रोडक्शन नहीं आएगा तो कंपनी को पैसा नहीं आएगा। तो इसी वजह से क्या करता है कंपनी, क्या करता है कि जो यूनियन है, कंपनी का जो यूनियन है, जो वर्कर का जो यूनियन है, वर्कर यूनियन के साथ क्या करता है? रिलेशंस को अच्छा बना के रखता है। उसकी बहुत सारी बात को मान लेता है, उसके साथ टाइम टू टाइम मीटिंग करते रहता है, उसकी जरूरतों को ख्याल रखता है। तो हमारा हेल्थ एंड सेफ्टी अच्छा रहेगा, हमारा हेल्थ एंड सेफ्टी अच्छा रहेगा, तो यूनियन और मैनेजमेंट मैनेजमेंट के बीच अच्छा रिलेशन बना हुआ रहेगा। यूनियन और मैनेजमेंट के बीच अच्छा रिलेशनशिप बना हुआ रहेगा। अच्छा रिलेशनशिप बने रहने से फायदा ये होगा कि जितना अच्छा रिलेशनशिप होगा उतना कंपनी को फायदा होगा। क्योंकि वर्कर को जब यूनियन वर्कर जब कंपनी के साथ कभी मुकाबला में नहीं आएगा, वर्कर जब कंपनी का कभी स्ट्राइक नहीं करेगा, तो जितना काम करेगा उतना काम कंपनी को फायदा होगा, ज्यादा ज्यादा प्रोडक्शन होगा, ज्यादा ज्यादा कंपनी का जो है प्रोडक्ट बनेगा, और प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा तो ज्यादा ज्यादा सेल होगा, इससे कंपनी को प्रॉफिट होगा। तो हेल्थ एंड सेफ्टी अगर खराब होता है कंपनी में तो एक्सीडेंट होता है। अब एक्सीडेंट किसका होगा? तो वर्कर का होगा, एम्प्लॉय का होगा। जब वर्कर एम्प्लॉय का एक्सीडेंट होगा तो यूनियन वाले क्या करेंगे? स्ट्राइक कर देंगे, काम होने नहीं देंगे, ठीक है, डिमांड करेंगे कि हमारा जो है ना, इसके वजह से रिलेशन खराब हो जाता है। तो हेल्थ एंड सेफ्टी इंप्रूव जैसे करेंगे, हमारा जो मैनेजमेंट पर्सन है, जो मैनेज कंपनी का जो मैनेजमेंट है, जो कंपनी का बिजनेस को चला रहा, और जो यूनियन है, दोनों के बीच रिलेशन क्या होता है? अच्छा बन जाता है। तो ये हमारा फायदा है। दूसरा आता है कि बेटर पब्लिक रिलेशन। पब्लिक रिलेशन भी अच्छा हो जाता है। जैसे आप देखे होंगे कि क्या होता है कि पुराने मूवीज वगैरह में जिसमें दिखाया गया कि कोई फैक्ट्री के ऊपर जो है ना मूवी बना हुआ है, कोई माइनिंग के ऊपर मूवी बना हुआ है, उसमें कोई एक्सीडेंट हो जाता है, ठीक है। जब एक्सीडेंट हो जाता है तो क्या करता है? जो वर्कर जो काम कर रहा वहां पे, जिसका एक्सीडेंट हो गया, उसका फैमिली वाले जाकर के कंपनी के ऊपर चढ़ जाते हैं। मतलब क्या हो गया? कंपनी के सामने जाकर के रश कर देते हैं, ढेर सारा घेराव कर देंगे, बहुत सारे लोग जमा हो जाएंगे और अपनी डिमांड करने लगते हैं, अपना क्या करता है? डिमांड करने लगते हैं। तो ये सब क्या होता है? इससे कंपनी का रिलेशन खराब हो जाता है वर्कर के साथ। कंपनी से क्या होता है? रिलेशन खराब होता है। क्यों खराब हो गया? एक्सीडेंट की वजह से। क्या रीजन है खराब होने की वजह से? एक्सीडेंट होने की वजह से। कंपनी के अंदर एक्सीडेंट हो गया, वर्कर को चोट लग गया, अब क्या होगा? उसके फैमिली वाले क्या करेंगे? कंपनी के बाहर में स्ट्राइक कर देंगे। तो इसके वजह से क्या होता है कि हमारा रिलेशन खराब होगा, तब हमारा पूरा कंपनी का रिलेशन खराब होगा, वर्कर ही काम नहीं करेगा तो हमारा प्रोडक्शन सब बैठ जाएगा, प्रोडक्शन होगा नहीं। तो हमारा हेल्थ एंड सेफ्टी को जैसे हम इंप्रूव करेंगे, हेल्थ एंड सेफ्टी को अच्छा कर लेंगे हम, तो हमारा रिलेशन भी उसके साथ अच्छा हो जाएगा। जब रिलेशन हमारा उनके साथ अच्छा हो जाएगा, तब समझो कि जैसे हमारा रिलेशन वगैरह अच्छा होता है हमारा हेल्थ एंड सेफ्टी के साथ, हेल्थ एंड सेफ्टी की वजह से रिलेशन अच्छा होता है, तो हमारा प्रोडक्शन भी अच्छा होगा, प्रोडक्शन अच्छा होगा तो मार्केटिंग अच्छा होगा, हमारा सेल ज्यादा होगा और कंपनी को ज्यादा ज्यादा मुनाफा होगा। तो ये हमारा है बेनिफिट, फायदा। हेल्थ एंड सेफ्टी को अच्छा करने से हमको ये फायदा है। तो एक बार और रिपीट हम कर दे रहे हैं क्या क्या फायदा है हमको हेल्थ एंड सेफ्टी अच्छा रखने से कंपनी के अंदर। हेल्थ एंड सेफ्टी अच्छा रखने का मतलब क्या है? वर्कर का हेल्थ अच्छा हो और कोई एक्सीडेंट ना हो।
वर्कर का हेल्थ अच्छा हो और कंपनी में कोई एक्सीडेंट ना हो, ये अगर हम करेंगे कंपनी के अंदर, तो पहला फायदा होगा कि हमारा वर्क प्लेस पे, काम पे हमारा इंजरी होना कम हो जाएगा, लोगों को चोट फाट लगना कम हो जाएगा। हमारा जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, रिड्यूस हो जाएगा, यानी कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगा नहीं बल्कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाएगा। कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा वर्कर के अंदर, उसका मोराल बढ़ जाएगा, यानी कि वो ज्यादा ज्यादा कंपनी के लिए ज्यादा ज्यादा लॉयबल हो जाएगा, ज्यादा ज्यादा कंपनी के लिए भरोसामंद हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, कंपनी के लिए ज्यादा ज्यादा ईमानदारी के साथ ज्यादा काम करने वाला बन जाएगा। प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा, जानते हैं कि हमारा कंपनी के अंदर जो है ना वर्कर हेल्दी होगा, वर्कर जो है ना सेफ होगा, तो कंपनी को ज्यादा ज्यादा काम करके देगा, तो प्रोडक्शन कंपनी का बढ़ेगा। एब्सेंटीज्म घट जाएगा। एब्सेंटीज्म घटने का मतलब क्या होगा कि एब्सेंट होने वाले वर्कर क्या हो जाए, कम हो जाएंगे। एब्सेंट अगर ज्यादा होता है तो कंपनी को लॉस होता है, इसलिए एब्सेंट कम हो जाएंगे, ये कंपनी को फायदा है। इंश्योरेंस लायबिलिटी बढ़ जाएगा, यानी कि अब ज्यादा ज्यादा इंश्योरेंस इसको मिलने वाला है, ज्यादा ज्यादा इंश्योरेंस मिलने लगेगा। कस्टमर की तरफ से पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेगा, ज्यादा ज्यादा कस्टमर उसको परचेज करेंगे उसके प्रोडक्ट को, और ज्यादा ज्यादा कस्टमर जो है ना उसके लिए पॉजिटिवली सोचेंगे। जितना ज्यादा कस्टमर रिस्पॉन्स देता है पॉजिटिव, उतना ज्यादा कंपनी को प्रोडक्ट सेल होता है, उतना ज्यादा बेनिफिट होता है। डेमोन्स्ट्रेट ड्यू डिलीजेंस, मतलब कि अपना जाना जो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम है उसका वो बिल्कुल ठीक होगा, स्मूथ काम करेगा और सबके लिए आसान हो जाएगा वर्क करना। रेगुलेटरी कंप्लायंस, जो रेगुलेटरी कंप्लायंस वगैरह वो टाइम टू टाइम फुलफिल हो जाएगा। रेगुलेटरी कंप्लायंस जैसे कि जो हमारा जो कानून बना हुआ है वर्कर को लेकर के, वर्कर के सेफ्टी को लेकर के, वो सारा फुलफिल होता रहेगा, तो किसी किस्म के फाइन वगैरह हमारे ऊपर नहीं आएगा। रिलेशनशिप अच्छा हो जाएगा यूनियन और मैनेजमेंट के बीच। वर्कर का जो यूनियन है और कंपनी का जो मैनेजमेंट है, दोनों के बीच में रिलेशन अच्छा हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, दोनों मिल करके कंपनी के लिए अच्छा काम करेंगे। अब पब्लिक रिलेशन भी हमारा क्या हो जाएगा, अच्छा बूस्ट हो जाएगा, पब्लिक के साथ भी हमारा रिलेशन अच्छा होगा। ये सारा हमारा क्या है, बेनिफिट है हेल्थ एंड सेफ्टी को मेंटेन करने का, हेल्थ एंड सेफ्टी को अच्छा रखने से ये सारा हमको बेनिफिट होगा। यहाँ से हम लोग पढ़ने वाले हैं कॉस्ट ऑफ एक्सीडेंट। एक्सीडेंट की क्या कीमत चुकानी पड़ती है, इसका मतलब क्या होता है, कॉस्ट ऑफ एक्सीडेंट का मतलब कि अगर एक्सीडेंट होता है कंपनी में तो हमको उसका क्या कीमत चुकाना पड़ेगा, कंपनी को उसका क्या कीमत चुकाना पड़ता है। तो इसको हम पढ़ेंगे कि कॉस्ट ऑफ एक्सीडेंट हमारा क्या होता है, क्या कीमत हम चुकाते हैं। देखो, अगर कोई कंपनी में एक्सीडेंट होता है तो उसमें दो तरह से हम लोग क्या करते हैं, उसको लिए नुकसानदेह हैं। ठीक है, दो तरह के कॉस्ट उसके ऊपर पड़ता है। एक हो गया है डायरेक्ट कॉस्ट, एक डायरेक्ट कॉस्ट होता है कंपनी के ऊपर, और एक होता है इनडायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट मतलब हो गया कि जैसे ही कंपनी में एक्सीडेंट हुआ वैसे ही कंपनी का नुकसान होना शुरू हो गया एक्सीडेंट की वजह से। जैसे कंपनी में एक्सीडेंट हुआ वैसे ही कंपनी में तुरंत नुकसान होना शुरू हो गया। जैसे क्या होता है डायरेक्ट कॉस्ट में, जैसे फर्स्ट एड ट्रीटमेंट कॉस्ट। किसी वर्कर का, अगर एम्प्लॉय का, किसी वर्कर का अगर एक्सीडेंट होता है तो सबसे पहले उसको क्या करना होगा, उसका इलाज कराना होगा, हॉस्पिटलाइजेशन करना होगा। ठीक है, उसके बाद उसको सीक जो भी जितना दिन बीमार रहेगा उसको उसका पैसा देना पड़ेगा। ठीक है, ये सारा चीज क्या है, कंपनी को नुकसान हो रहा है, ये सब क्या नुकसान हो रहा है। फर्स्ट एड ट्रीटमेंट कॉस्ट, उसको जो है ना सबसे पहले जो उसका ट्रीटमेंट का कॉस्ट होगा वो कंपनी को देना पड़ेगा। अगर वो हॉस्पिटलाइजेशन करना पड़ेगा, अगर जो है 10 दिन के लिए हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ेगा, तो हॉस्पिटल का सारा कॉस्ट कंपनी को देना पड़ेगा, जितना उसका हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट का जितना कॉस्ट होगा सब कंपनी को बियर करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। जितना दिन वो बीमार रहता है उतना दिन का पैसा भी देना पड़ेगा, उसको सैलरी भी देना पड़ेगा, तो तीनों लॉस हो रहा कंपनी को। प्रॉपर्टी डैमेज हो जाता है, प्रॉपर्टी डैमेज कॉस्ट। प्रॉपर्टी डैमेज कॉस्ट क्या होता है, कहीं पे कोई एक्सीडेंट होता है तो खाली आदमी का चोट नहीं होता बल्कि सामान भी टूटता फूटता है। अगर कोई मशीन से अगर एक्सीडेंट हो गया तो मशीन भी उसका खराब हो जाता है, तो मशीन को बनाना पड़ेगा, तो उसका प्रॉपर्टी डैमेज हुआ। कहीं पे हमारा बिल्डिंग खराब हो गया, कहीं पे हमारा जो है ना मशीन खराब हो गया, कहीं पे कोई सामान खराब हो गया, ये सब हमारा प्रॉपर्टी डैमेज होता है। रॉ मटेरियल वेस्टेज होता है। रॉ मटेरियल क्या हो गया, जो हमारा रॉ मटेरियल है, जो प्रोडक्शन अगर हम कर रहे हैं तो जो रॉ मटेरियल हमारा इस्तेमाल हो रहा है वो रॉ मटेरियल भी हमारा डाइवेस्ट, बर्बाद हो जाता है वो। क्या होता है, रॉ मटेरियल बर्बाद हो जाता है। कॉम्पेंसेशन टू द फैमिली ऑफ कैजुअलिटी और इंजर्ड वर्कर। कॉम्पेंसेशन अमाउंट क्या होता है, कि कॉम्पेंसेशन अमाउंट होता है कि अगर कोई फैमिली, उसका कोई आदमी जो है ना कंपनी के अंदर काम कर रहा, उस फैमिली का जो अर्निंग आदमी है वो क्या है, वो फैमिली के लिए पैसे कमाता है, वही आदमी है जो घर में कमाता है, और बाकी फैमिली वाले उससे उसका उसको उससे उसका घर का खर्चा चलता है। उसी आदमी का अगर कंपनी में एक्सीडेंट हो जाता है तो क्या करेंगे फैमिली वाले क्लेम करेंगे कि हमको पैसा चाहिए, मेरा आदमी का एक्सीडेंट हो गया है, इसके बदले में कॉम्पेंसेशन अमाउंट चाहिए। तो कोर्ट क्या करेगा, उसको कॉम्पेंसेशन अमाउंट दिलवाएगा कंपनी की तरफ से। जो है ना अगर डेथ हो जाता है, तो जैसे हम लोग देखते हैं ना, सरकारी कोई एम्प्लॉय है, सरकारी मुलाजिम है, उसका डेथ हो गया तो क्या हो जाएगा, उसका बेटा को नौकरी हो जाता है प्लस पैसा भी मिलता है। तो इसी इसी को बोलते हैं कॉम्पेंसेशन अमाउंट। ठीक है, इसी को बोलते हैं कॉम्पेंसेशन अमाउंट।
तो जितना आदमी है फैमिली वाला जितना भी है सब लोग क्लेम करेगा और उसको कॉम्पेंसेशन अमाउंट फैमिली को देना पड़ेगा, फिर उसका फैमिली को देना पड़ेगा। ठीक है, इससे क्या होगा, कंपनी को लॉस होगा, क्योंकि कंपनी जो है ना 10 लाख 15 लाख या 50 लाख देना पड़ जाएगा उसको। लीगल फाइन होता है कंपनी के ऊपर, अगर एक्सीडेंट होता है तो कंपनी के ऊपर एक लीगल फाइन होता है। वो लीगल फाइन कंपनी को पे करना पड़ता है। प्रोसिक्यूशन होता है, कोर्ट में जाना पड़ता है, वकील हायर करना पड़ता है, वकील को पैसा देना पड़ता है, हियरिंग होता है, हर हियरिंग में जाकर के पैसा खर्चा होता है, जाने आने का खर्चा, कोर्ट को वकील को पैसा देना, कोर्ट का हियरिंग सुनना, ये सब में कंपनी को खर्चा आने लगता है। तो ये सब कॉस्ट क्या है, ये सब कॉस्ट है डायरेक्ट कॉस्ट है, यानी कि जहाँ एक्सीडेंट हुआ उसके बाद ये सारा चीज शुरू हो जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा इनडायरेक्ट कॉस्ट। इनडायरेक्ट कॉस्ट में क्या होता है कि ये वाला जो है ना, ये डायरेक्ट नहीं हो रहा, मगर सामने से नहीं हो रहा, मगर पीछे से ये लॉस हो रहा कंपनी का। जैसे लॉस ऑफ रेपुटेशन में कॉज द लॉस ऑफ वर्क ऑर्डर। देखो, रेपुटेशन डाउन हो जाता है, ये तो डायरेक्ट में नहीं हो रहा, मगर पीछे से धीरे धीरे सब लोग क्या करने लगेंगे, पीछे से बोलने लगेंगे देखो ये कंपनी अच्छा नहीं है, इसमें काम मत करो, इसमें एक्सीडेंट हो जाता है, कितने लोग मर गए, एक्सीडेंट हुआ था। तो उसका रेपुटेशन मार्केट में खराब हो जा रहा। उसके वजह से क्या हो जाएगा कि वर्क ऑर्डर भी उसको नहीं मिलेगा, आगे काम भी नहीं मिलने वाला है उसको, आगे काम भी उसका रुक जाने वाला है। पब्लिक में नेगेटिव इमेज बन जा रहा है उसको। ठीक है, पब्लिक में नेगेटिव इमेज बन जा रहा है, यानी कि नकारात्मक इमेज पब्लिक पब्लिक में बन जा रहा। तब जब कोई कंपनी का नेगेटिव इमेज बन जाता है तो आदमी उस कंपनी का प्रोडक्ट को नहीं खरीदता है, उसका प्रोडक्ट को अवॉइड करता है, बोलता नहीं इसका कंपनी का कोई प्रोडक्ट नहीं खरीदना है। तो उसका सेल्स क्या हो जाएगा, सेल्स में भी नुकसान होने लगेगा उसको। ओवर टाइम देना पड़ेगा कंपनी को, जो प्रोडक्शन लॉस हो रहा है उसको मेकअप करने के लिए। अगर समझो कि कंपनी उस रन करते रहता है, तो जो लॉस हो गया, ठीक है, अगर कहीं किसी दिन का एक्सीडेंट हुआ, उसके वजह से 10 दिन काम नहीं हुआ, तो 10 दिन काम नहीं हुआ उसको कैसे मेकअप करेगा वो, तो ओवर टाइम देना होगा वर्कर को, तो ओवर टाइम का पैसा अलग से देना पड़ता है, पेनाल्टी अलग देना पड़ता है उसको, क्लाइंट के थ्रू उसको एक्सीडेंट में पेनाल्टी देना पड़ता है। प्रोडक्टिविटी में डिले हो जाता है, सामान बनाने में जो टाइम था उसमें डिले हो जाता है। कॉस्ट ऑफ एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन, कंपनी के अंदर एक्सीडेंट होता है तो एक्सीडेंट का इन्वेस्टिगेशन होता है, एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन में पैसा खर्च होता है, बाहर से लोग डेलीगेट आएंगे, उसका इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस होगा, सारा खर्चा क्या होगा, बाहर से इन्वेस्टिगेशन को बुलाना, उसको फीस दे करके बुलाना, इन्वेस्टिगेट कराना, और जरा सारा प्रोसेस कराना, ये सब चीज में कंपनी का पैसा लग जाता है, और ये सब इनडायरेक्ट कॉस्ट होता है। और उसके बाद नया वर्कर को लाना पड़ेगा उसको हटा करके, रिप्लेसमेंट कॉस्ट होता है। रिप्लेसमेंट कॉस्ट क्या होता है कि जब एक वर्कर इंजर्ड होकर कंपनी से निकल गया तो दूसरा वर्कर को लाएंगे, तो उसको रिक्रूटमेंट करना होगा, उसको ट्रेनिंग देना होगा, उसको सारा चीज फिर से देना होगा। तो इसकी वजह से क्या होगा, उसका फिर से रिक्रूटमेंट कॉस्ट उसके ऊपर आएगा। तो ये हमारा हो गया कॉस्ट ऑफ एक्सीडेंट।